अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लें। स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 8। ये शायद अलहदा से शेयर किया हुआ है ग्रुप में, मुझे नहीं पता उस हार्ड कॉपी में है कि नहीं है। स्प्रिंग 22 है उसमें। स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने में करता हूं। मेरा ख्याल है भेजा हुआ है, क्योंकि मैंने एक दफा इसका होमवर्क भी दिया था। क्या मैंने स्प्रिंग 22 पहले एक दफा एक सवाल होमवर्क दिया था, उसका क्वेश्चन 9। तो फिर स्प्रिंग 22 कहीं ना कहीं शेयर किया ही होगा पेपर, पीडीएफ में है ना, ग्रुप में है। ये जिन्होंने पास पेपर्स ऊपर कॉपियर से लिए थे उसमें है स्प्रिंग 22 का पेपर नहीं है। ग्रुप में कोई शेयर करते, यहां तो नहीं है सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 8 स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 8। अगर हार्ड बाउंड नहीं है, ग्रुप में नहीं मिल रहा किसी को, तो कोई एक शेयर कर दे ग्रुप में। ठीक। क्वेश्चन तक पहुंचेगा नहीं तो पढ़े में। क्वेश्चन 8। वो क्यों बंद कर दिया है? हम भी तो अंदर काम ही कर रहे हैं यार।
अच्छा, आज का होमवर्क वो जो ज्वाइंट प्रोडक्ट है स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इस सवाल के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिनको इस सवाल में बहुत मुश्किल आए वो इस सवाल को फाड़ के फेंक देना, इग्नोर कर देना है सवाल को सिंपली। और इसकी है अगर सवाल आ गया तो अगले अटेम्प्ट से कोई मसला नहीं। इस सवाल पे कोशिश करिएगा लेकिन मायूस नहीं होना। ये सवाल बहुत मुश्किल था और बहुत डिफरेंट तरह का सवाल था। ये सब बता मैं इसलिए रहा हूं बहुत मुश्किल था क्योंकि अब आपसे प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म करने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ये सवाल ना हो और आपको लगे कि तो प्रोसेस कॉस्टिंग तैयार नहीं हुई, इसलिए बता रहा हूं कि ये मुश्किल सवाल था। इसके मैंने आपको 2 सोल्यूशन दिए। स्प्रिंग 20 क्वेश्चन 5 के मैंने 2 सोल्यूशन दिए। कागज एक दिया था कल, ग्रुप देखें, ग्रुप में सोल्यूशन नहीं भेजा मैंने इसका। कल देखें मैंने इसका सोल्यूशन ग्रुप में भेजा था परसों। दो फाइलें हैं, एक ही है, ग्रुप में भेजा हुआ। 2 फाइलें हैं, एक के ऊपर अल्टरनेटिव लिखा हुआ मैंने शायद, और मैंने उसको कलर भी भर दिया ताकि आपको ओपन करते हुए भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 2 फाइलें भेजी हैं। फिजिकल पेज एक दिया था और आप लोगों के लिए भी मैंने 2 फाइलें अपलोड की हैं। तो एक इस अजम्पशन पे कि बाय प्रोडक्ट का बनना एक नॉर्मल बात है, बनना ही बनना है, जिस तरह वो 0.9 और 0.95 किया था। एक इस अजम्पशन पे सवाल सोल्यूशन बनाया हुआ है मैंने, और एक इस अजम्पशन पे बनाया हुआ है कि बाय प्रोडक्ट बस एम ही बन गया, बनना बनता नहीं था। एक इस अजम्पशन पे बनाया हुआ है, तो उसको मैंने अल्टरनेटिव कह के सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन 5 स्प्रिंग 21 पहले तो सारे को ट्राई करिएगा जरूर। जो ना ट्राई कर सकें वो कम से कम इसका सोल्यूशन पढ़ के समझने की कोशिश कर लें, छोड़े नहीं इस सवाल को, क्योंकि अगर ये ऐसे ही रिपीट हो गया, क्योंकि ये ऐसा होता रहा है कि कोई मुश्किल सवाल कभी ना कभी आगे हो जाता होता है रिपीट, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। इसलिए जो नहीं करने की हिम्मत करें वो कम से कम इसको एक असाइनमेंट के तौर पे पढ़ के ही कोशिश कर ले समझने की। तो ये होमवर्क है आज का, स्प्रिंग 20 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, होमवर्क है तो यार टाइम निकाले, मैं कहता हूँ आप। हाँ जी, पढ़ लिया सवाल। अच्छा, अभी चूंकि मैं इसको कर ही रहा हूँ डिस्कस, मैं किताब खोली हुई है इसलिए अभी बता देता हूँ। प्रोसेस कॉस्टिंग में तो ऐसा कोई थ्योरी वाली चीज नहीं है, मैं पहले आपको हर चैप्टर में बता रहा हूँ साथ साथ। प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ नहीं है सच। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन बताने लगा हूँ, आई केयर की बुक से बताया करता हूँ मैं। चैप्टर 10 है। एक इसमें आप थ्योरेटिकली जो याद कर रहे होंगे, जो चीजें पूछी जा सकती हैं मेरे ख्याल में, एक है उसमें पेज 306, आई केयर की बुक से बता रहा हूं, पेज 306। वन 1.3 और 1.4, हेडिंग 1.3 और हेडिंग 1.4। 1.3 हेडिंग है मार्जिनल कॉस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पेज 306 पे है। फिर अगले पेज पे है 1.4 मार्जिनल कॉस्टिंग की अजम्पशंस, ये पेज 307 पे हो गई। फिर इसके अलावा पेज 312, पेज 312 पे हेडिंग 3.2, पेज 312 हेडिंग 3.2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के फेवर में आर्गुमेंट्स।
चलें बस, और ये आप इस चैप्टर को पूरा करने के बाद ही करवाएंगे। ठीक है जी, स्प्रिंग 22 पे वापस। स्प्रिंग 22 क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूं डिस्कस, पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आप याद की हुई चीजें लिख देंगे। पार्ट बी, फरवरी का पहले तो बजटेड डाटा दिया है। बिलो इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम केएल्स बजट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। बजट, पहले तो ये बजट का डाटा दिया है। जो उससे ऊपर वाली 3 लाइनें हैं उनमें लिखा हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स है। टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी से क्या मराद है? मैक्सिमम। जैसे अगर इस रूम के बारे में कहा जाए कि कैपेसिटी 130 है तो इसका मतलब टोटल 130 बैठ सकते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 है, और उसके बाद लिखा है कि नॉर्मल कैपेसिटी 80% ऑफ, किसका 80%? 60,000 का। इट इज करंटली ऑपरेटिंग एट इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। तो नॉर्मल प्रोडक्शन क्या हुई? 48,000। टोटल 60,000 है टोटल कैपेसिटी, और नॉर्मल प्रोडक्शन 48,000 है। ये 48,000 वाली बात ना समझ आई हो किसी को। 60,000 टोटल कैपेसिटी है और इट इज करंटली ऑपरेटिंग एट इट्स नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। यानी जितना टोटल हो सकता है नॉर्मली, जैसे इस क्लास में अगर 100 की कैपेसिटी हो, नॉर्मली 80 स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो इसका मतलब है कि एंटिटी इज ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई एतराज परेशानी है तो पूछे। क्या जी? नॉर्मल लॉस नहीं है ये। अरे हम प्रोसेस खत्म कराए हैं, ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट नहीं खत्म है। ये नॉर्मल लॉस नहीं है। नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट तो होता है कि जब प्रोडक्शन हो रही है और उसमें कुछ यूनिट्स खराब हो रहे हैं तो ये लॉस की बात है। यहां पर सिर्फ इतनी बात हो रही है कि जितनी हमारी कैपेसिटी का प्लांट है हम उसको पूरा यूज करते नहीं होते। जैसे मैंने कहा ना, इस कमरे के अंदर अगर कैपेसिटी 100 है तो एसी गर्मियों का मौसम अंदर कंजेस्ट, क्या कहते हैं, कंजेशन, सफोकेशन, ओ या सफोकेशन। तो उसकी वजह से हम बिठाते 80 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब होगा कि कैपेसिटी 100%, लेकिन हम उसको यूज अभी 80% किया करते हैं। तो ये लॉस नहीं है ये बात। पहला पैराग्राफ डन। उसके बाद आपको जो टेबल दिया हुआ है ये फरवरी का बजट का डाटा है। बजट, सेल प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल खर्चे पर यूनिट है, फिर इसके अलावा फिक्स्ड खर्चे दिए हुए हैं। उसके बाद फरवरी का एक्चुअल डाटा है। उन्होंने बोल्ड भी करके लिख दिया कि किसी को अगर एक्चुअल वर्ड मिस हो जाए तो बोल्ड कर दिया उन्होंने, ये एक्चुअल डाटा है। अब एक्चुअल डाटा क्या है कि नॉर्मली हम प्रोडक्शन किया करते थे 48,000, लेकिन इस महीने हम 75% ऑफ व्हाट, 60,000, बस इतने प्रोड्यूस कर सके। तो इससे क्या पता चलेगा? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल में हम यूनिट्स प्रोड्यूस ले रहे हैं ना, तो इससे यूनिट्स प्रोड्यूस पता चल गए। सेल्स बता दी, ठीक है, सेल्स हो गई। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बता दी। पिछले महीने का फिक्स्ड ओएआर बता दिया। काम आएगा, देखते हैं काम आएगा। और लास्ट बुलेट पॉइंट कि जितने हमने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल सोचे थे उससे एक्चुअली 5 लाख ज्यादा हो गए। मैंने कल आपको एक नोट लिखवाया था कि हमें सवाल में हो सकता है बजटेड फिक्स्ड एफओएच की भी जरूरत पड़े और एक्चुअल की तो पड़ेगी ही, दोनों की जरूरत है, लेकिन बताया एक है तो दोनों बराबर मान लेंगे। लेकिन यहां पर उन्होंने बता दिए दोनों, बजटेड फिक्स्ड एफओएच ऊपर टेबल में बता दिए और एक्चुअल भी बता दिए। एक्चुअल कैसे निकालेंगे? 5 बढ़ाएंगे तो वो एक्चुअल बन जाएगा। ठीक है जी, ये डाटा हो गया और रिक्वायरमेंट वही है जो हमने कल परसों की है। दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनानी है और फिर उसको रिकंसाइल करना है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट का सवाल हो तो आपको कहा था कि 3 वर्किंग्स तो मेन है ही हैं, बाकी फिर हस्बे तौफीक, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका। 2 पेज तो लगते हैं सोल्यूशन में, 2 इनकम स्टेटमेंट है और 4 लाइनों की रिकंसिलिएशन है। तीसरे पेज पे चला गया मैं, वर्किंग। 3 वर्किंग्स हम क्या क्या बना रहे हैं? एक तो बना रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल जी, समझ गए? अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल और लेबर इन्होंने दोनों मिला के दे दिए। प्राइम कॉस्ट 75, वेरिएबल एफ, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, तो दोनों मिला के बता दी। वेरिएबल एफओएच 45,
मार्जिनल का सवाल भी करना है, इसलिए इनका टोटल 120 और एब्जॉर्प्शन का सवाल भी करना है, इसलिए फिक्स्ड एफओएच भी कितना, यहां क्या लिखूं, ठीक है नहीं दिया हुआ, यहां पर लिखें तो क्या लिखें, फिक्स्ड OAR पर यूनिट, नहीं दिया हुआ निकाल लेते हैं। फिक्स्ड OAR नहीं दिया हुआ ना, फरवरी का निकाल लेते हैं। OAR पर यूनिट निकालना है, फार्मूला बजटेड फिक्स्ड एफओएच दिए हुए हैं, कितने हैं 201600 डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। और कल एक नोट लिखवाया था कि OAR निकालने के लिए बिजनेसेस की मर्जी है, वो कभी बजटेड प्रोडक्शन को यूज कर लें उनकी मर्जी, चाहे तो नॉर्मल प्रोडक्शन को यूज कर लें, और बाय डिफॉल्ट नॉर्मल है। तो किससे डिवाइड करूं मैं, 48,000। इस प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में मैंने कल सवाल में बात बताई है, बल्कि लिखने को भी कहा था कि इसमें जो ये वाली लाइन है वो फिक्स्ड OAR पर यूनिट है। तो फरवरी का फिक्स्ड OAR नहीं बताया हुआ, बल्कि बताया नहीं है 40, वो पिछले महीने का है, 40 पिछले महीने का है, 40 दिया हुआ है सवाल के अंदर, लेकिन वो पिछले महीने का है। तो हमें फरवरी का काम करना है, इसलिए फरवरी का OAR चाहिए, OAR पर यूनिट चाहिए। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन। एक तो सवाल में है ही नॉर्मल प्रोडक्शन, दूसरा अगर बजटेड होती भी तो बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल प्रोडक्शन ही लेते। कितना आ गया 42 ये 42 162। देख लें वर्किंग वन, और इसमें कोई फिगर कोई परेशानी है तो बताएं, रिपीट कर देता हूं। हाँ जी, वर्किंग वन डन। जी जी OAR बाकी एक्चुअल होते हैं, एक्चुअल इतना ही है या चेंज हो गया। इस टेबल के अंदर आपको प्राइम कॉस्ट, वेरिएबल एफओएच, ये सब एक्चुअल दिए हुए हैं या बजटेड दिए हुए हैं? टेबल में बजटेड हैं, तो पता नहीं एक्चुअल भी यही है कि नहीं है। चूंकि सवाल में आखिरी बुलेट पॉइंट ये बता रहा है कि अगर एक्चुअल डिफरेंट होते तो बता देते आखिरी पॉइंट की तरह। क्या कहा है आखिरी पॉइंट में कि फिक्स्ड एफओएच एक्चुअल डिफरेंट है, तो बाकी होते तो बता देते। एक और सबूत, सेल प्राइस कितनी, पहले दूसरे बुलेट पॉइंट में बताया कहीं। सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इस फरवरी के महीने में 47,000 यूनिट्स की सेल्स वर मेड, किस प्राइस पे, उतनी ही जो बजट की थी। तो अब इन दो निशानियों से क्या पता चल रहा है कि जो बजट किया था वो वही एक्चुअल भी है, क्योंकि सेल प्राइस भी वो कह रहे हैं वही है जो बजटेड है। और अगर बाकियों में कोई फर्क होता तो जो आखिरी बुलेट पॉइंट लिखा है बाकियों के लिए भी लिख देते। तो इसलिए जो सवाल में ऊपर 75 और 45 लिखा है असल में भी वो उतने ही रहे। ये हमने फिक्स्ड OAR लिखना होता है। और दूसरी वर्किंग क्वांटिटी स्केड्यूल बना लेते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल जो है ना वो कोई प्रोसेस कॉस्टिंग का कोई कॉपीराइट नहीं है। क्वांटिटी स्केड्यूल का मतलब है कि हम यूनिट्स का हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। तो उस सवालों के अंदर वर्क इन प्रोसेस वगैरह के यूनिट्स होते थे, अब हम फिनिश गुड्स के यूनिट्स की बात कर रहे हैं। ओपनिंग 10,000 दिए हुए सवाल में, प्रोडक्शन जी प्रोडक्शन 45,000। कैसे 45,000? असल में हम बस 75% पे ऑपरेट कर सके, यानी 60,000 का 75। ये पहले बुलेट पॉइंट से पता चल रहा है। और क्या गिवन है? सेल गिवन है
तो बैलेंस करें तो क्लोजिंग पता चल जाएगा। 8000। ये यूनिट्स का हिसाब किताब हो गया। और तीसरी वर्किंग, एब्जॉर्प्शन में यूज करने के लिए अंडर और ओवर अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच। अप्लाइड, हाँ जी, अप्लाइड कैसे निकालें? OAR जो कि कितना है 42 इंटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 45, 1890,000। एक्चुअल फिक्स्ड एफओएच कितने हैं? आखिरी बुलेट पॉइंट, जो बजटेड थे उससे 5 लाख ज्यादा। कितने थे बजटेड? 2, बल्कि ये इतना सिंपल है कि इसमें एग्जामिनर को भी शर्म आएगी आपसे वर्किंग मांगते हुए। इससे 5 लाख ज्यादा। हाँ जी, इससे 5 लाख ज्यादा। जबरदस्त। तो अंडर ओवर, हाँ जी, अंडर अप्लाई 6 2। ये 3 वर्किंग होगी जी। किससे एक्सीड हुआ लिखें, देखें वर्किंग वर्डिंग क्या लिखी है। बुलेट पॉइंट की अंग्रेजी पढ़ो ना पूरी। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीडेड दी बजट। तो बजट क्या था? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या थे? 2016। ये बजटेड नहीं है। बजटेड और अप्लाइड एक ही बात होती है। ये मैंने ओवरहेड्स वाले चैप्टर में बड़ी तफसील से बताई थी बात, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई, भूल भाल गए। तो आपको मैं अभी इसी के फौरन बाद जब वो वेरिएंस पढ़ाऊंगा ना, उसमें फिर से इन पे बात करूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा जरूरत है मुझे उनको एक्सप्लेन करने की। तो ये 3 अलग अलग चीजें हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये तीनों अलग अलग चीजें। और मैंने ओवरहेड्स पढ़ाते हुए इन तीनों को एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन वेरिएंस में दोबारा कर दूंगा। तो लास्ट बुलेट पॉइंट में कहा है कि जो बजट थे उससे 5 लाख ज्यादा एक्चुअल हुए, तो इसलिए 25। तीनों वर्किंग्स डन। चलो जी, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं पार्ट ए। पहले क्या बना ले? चलो जी, मार्जिन बना लेते हैं। रुपीज, चलें रुपीज ही सही। सेल्स 47,000 इंटू 210 9870। यूनिट सोल्ड भी दिए हुए हैं, सेल प्राइस भी दी हुई है, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और क्लोजिंग फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी, किसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 45,000 इंटू, मार्जिनल का सवाल कर रहे हैं हम, इंटू 54000000। ओपनिंग फिनिश गुड्स, खामोशी से सब लोग खुद ट्राई करें, पहले सवाल को पढ़ें ध्यान से।
ओपनिंग फिनिश गुड्स करें कोशिश, और सॉल्यूशन देखना, कोशिश करना नहीं है। चलो ये ढूंढने लग गया कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। यार कोशिश जरूर किया करें सारे। ठीक, चलो देखते हैं। पता नहीं, देखता मैंने सॉल्यूशन नहीं देखा। हाँ जी, 12 लाख। चले, जिन्होंने भी ट्राई की शाबाश। ये जो इस वक्त सामने डाटा लिखा हुआ है, ये जिन्होंने प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट लिखी है, किस महीने की? फेब की ना। ओपनिंग फिनिश गुड्स, जैसे कल भी सवाल कर रहे थे, ओपनिंग फिनिश गुड्स के लिए हमारे पास यहां जनवरी का भी डाटा होना चाहिए था। क्योंकि ये फरवरी का डाटा है तो मैंने फरवरी की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे ये फिगर लगा ली। जनवरी का डाटा होता तो हम ये फिगर लगा लेते, क्योंकि जनवरी की ये प्रोडक्शन फरवरी का ओपनिंग मान लेते, लेकिन ये फिगर नहीं है। अगर हमें ये फिगर पता हो, मैं ऐसी खुद से बना रहा हूं 135, और ये फिगर पता हो, तो चलो ये ऐसे नहीं निकल रही तो ऐसे निकाल लेते। मकसद तो ये फिगर ढूंढना है, हमें ये फिगर दिस प्लस दिस करके निकलनी थी। नहीं पता, अगर ये पता है, ये पता है, तो वापस चल लेते। तो आपको क्वेश्चन के अंदर एब्जॉर्प्शन का दिया हुआ स्टॉक है कि अगर एब्जॉर्प्शन के मुताबिक निकला होता तो क्या होता। बुलेट 3, ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग 16 लाख वॉज हेल्ड बाय केएल। ये कहां लिखा है कि ये एब्जॉर्प्शन है? ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तीसरी लाइन में। जब तीसरी ऊपर वाले पैराग्राफ में सलाम दुआ हुई है तो उसमें यह बताया है कि केएल यूजेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। केएल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करता है, वो तो सवाल वाला आपको कह रहा है कि मार्जिनल से भी सॉल्व करके दिखा दें, वरना केएल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोल्ड किया हुआ इन्होंने पहले पैराग्राफ तीसरी लाइन। तो केएल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करता है यूज। इसी कॉन्टेक्स्ट में नीचे थर्ड बुलेट पॉइंट के ओपनिंग स्टॉक ऑफ 10,000 यूनिट्स कॉस्टिंग इतना वॉज हेल्ड बाय केएल। तो ये किस मेथड से निकली हुई कॉस्ट है? एब्जॉर्प्शन से निकली हुई कॉस्ट है, जो कि निकली थी दिस इंटू 10,000 करके। अब हम उसमें से अगर ये माइनस कर दें तो मार्जिनल वाली कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम एब्जॉर्प्शन वाली कॉस्ट में से ये माइनस कर दें तो मार्जिनल वाली कॉस्ट बन जाएगी। चलो इसके अलावा एक और तरीका बताता हूं। हम रिकन्सिलिएशन बना रहे थे, दोनों इन्वेंट्रीज में फर्क किस वजह से? फिक्स्ड की वजह से। कल रिकन्सिलिएशन मैंने बताई है ना, तो मैंने रिकन्सिलिएशन में आपको कहा था कि ओपनिंग इन्वेंट्रीज का फर्क, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का फर्क, किस वजह से था वो फर्क? तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री एब्जॉर्प्शन वाली में से फिक्स्ड पोर्शन निकाल दें तो पीछे मार्जिनल कॉस्टिंग की फिगर बच जाएगी। ये ले निकाल लेते हैं, 16 लाख माइनस इन 10,000 यूनिट्स में 40 के हिसाब से फिक्स्ड ओआर शामिल है, तो ये निकाल दें तो बाकी मार्जिनल की फिगर बच जाएगी।
ये एब्जॉर्प्शन की फिगर है, फिक्स्ड पोर्शन निकाल ले तो मार्जिनल रह जाएगा पीछे, तो ये हम मार्जिनल सॉल्व कर रहे हैं। 40 पिछले महीने का OAR दिया हुआ है, 10,000 दिए हुए हैं। इन दोनों में फर्क इसकी वजह से ही है ना, तो ये पोर्शन निकाल दे तो पीछे मार्जिनल की इन्वेंट्री रह जाएगी। तो इस तरह से ये मार्जिनल की 12 लाख की इन्वेंट्री आ गई। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितने यूनिट्स हैं वो वहां निकालें, 8,000। अब इस पे मैं क्या रेट लगाऊं, FIFO है कि FIFO है? जब बताया नहीं होता और खुद ही करना है तो आसान वाला काम करते हैं। अब आसानी इसमें है कि 120 लगा दें या वेटेड एवरेज रेट निकालें और फिर लगाएं, बस 120 लगा दें, हैं 120 बन रहा है, चलो ठीक। शायद इसी वजह से उसने मेंशन ही नहीं किया FIFO वेटेड एवरेज, कि रेट ही सेम चल रहा है। लेकिन अगर ओपनिंग का कोई और बन रहा होता तो आसानी किसमें है, इसी को लिख लो 96, ये बन गई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल 7 5 मेरा नहीं ख्याल 5640 और ये आंसर आ गया 4230,000। ये है ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। आगे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है कोई, कितनी है 50 को किस 15 किससे करूं मल्टीप्लाई, यूनिट्स सोल्ड से 47 705,000। आंसर आ गया नेट कंट्रीब्यूशन 352,500। ये हो गया नेट कंट्रीब्यूशन। आप लोगों की शक्लों से मुझे या तो ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, ओपनिंग नहीं समझ आया? 16 लाख जिसने पूछा उसको बता रहा हूं ना। 16 लाख की फिगर क्या है एब्जॉर्प्शन के मुताबिक? एब्जॉर्प्शन की इन्वेंट्री मार्जिनल की इन्वेंट्री के बराबर होती है। क्या फर्क होता है? फिक्स पोर्शन का फर्क होता है और प्रोडक्ट कॉस्ट में फिक्स्ड एफओएच OAR के मुताबिक शामिल होते हैं। तो अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन वाली इन्वेंट्री में से फिक्स्ड एफओएच वाला पोर्शन माइनस कर दें तो मार्जिनल की इन्वेंट्री बच जाएगी ना, यही की है। आगे फिक्स्ड खर्चे माइनस। अब उन फिक्स्ड खर्चों के अंदर एफओएच भी हैं जो कि वो उधर निकाल लिए हुए हैं। कितने हैं एफओएच? एक्चुअल एफओएच फिक्स्ड एफओएच 2516 और एडमिन सेलिंग वाले कितने? 8 लाख। तो नेट प्रॉफिट आ गया, अच्छा 209। ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है।
पूछें भाई जो मुश्किल है इसमें। वैसे आप प्रोसेस से गुजर आए हैं, इसमें मुश्किल नहीं है, वो ज्यादा इजी था। इसमें क्या चीज मुश्किल लग रही है? तरतीब मुश्किल। यार इसकी तरतीब मुश्किल है कि पहले सेल लिखना है कि वेरिएबल कॉस्ट लिखनी है, तो याद कर लें फॉर्मेट तो याद ही होता है इनकम स्टेटमेंट का है। अच्छा आपको ये जो 6 लाइनों का फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट याद कराने के लिए 15 सवाल कराऊं? बताएं कौन सा मसला, किस कैलकुलेशन? जी जब क्या कर रहे हैं? हाँ वेरिएबल हो या कौन सा माइनस करेंगे? इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा इसमें क्या है? एक्चुअल है। हाँ सिर्फ ये लाइन OAR है, बाकी इससे ऊपर वाली एक्चुअल इस महीने के खर्चे हैं। अच्छा ये बात ना मेरे लिए एक फिक्र वाली बात है कि आपको इस फॉर्मेट के याद करने में मुश्किलें लग रही हैं कि ये तो फॉर्मेट हम याद नहीं हो रहा ये फॉर्मेट है। वो कब करेंगे? अच्छा प्रोसेस कॉस्टिंग की मैंने इतनी प्रैक्टिस इसलिए कराई थी कि वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस थी। फॉर्मेट याद हो जाए आपको, इसके लिए नहीं है टाइम प्रैक्टिस कराने का। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम बार बार 25 सवाल इसके करेंगे तो फिर हम साल का कोर्स पढ़ रहे हैं। और जिनको ये मसला हो रहा है कि यहां पर हमने फिक्स कॉस्ट लिखनी है, तो अगेन वही बात है, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट का। वो बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। ये इस इंतजार में ना आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि इसके भी सर को 10 सवाल कराएंगे ताकि बार बार हाथ से लिख लेके आप लिखे घर में 10 दफा लिखे इस फॉर्मेट को। सब कल अपनी कॉपी पे 15 दफा लिख के लाएंगे। अच्छा ये ना बड़ी सीरियस बात है, मैं आपको इसलिए अभी क्लियर कर रहा हूं। मैं आपको प्रैक्टिस, कॉन्सेप्चुअल कैलकुलेशंस इनकी कराने में टाइम लगाऊंगा। इस सुस्ती का इलाज हम क्लास में नहीं कर सकते कि सर हम घर में जाके इस फॉर्मेट को याद करेंगे, आप हमें यही सवाल करा दें। ये नहीं बेटा, ये बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ बैठे हैं नहीं होना कोर्स पूरा आपका। मैं इस वक्त वाकई बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग एक्सपेक्टेशन है आपकी, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं आपको। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें फॉर्मेट भी प्रैक्टिस कर करके ही याद सरने करवाने हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टाइम नहीं है। प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस थी, उनके लिए मैंने बार बार प्रैक्टिस कराई थी, इसके लिए नहीं है प्रैक्टिस का टाइम। समझ गए? हाँ इनमें कैलकुलेशन में अगर आपको ये सेल के यूनिट्स इनटू सेल प्राइस कैलकुलेट करने में मुश्किल आई है, या 15 रुपए पर यूनिट इनटू यूनिट्स सोल्ड में मुश्किल आई है, तो फिर आप टाइम निकालें और मर से जाए। नहीं मैं आप ये सवाल को सीरियसली लेता हूँ, आप पूछें, बताएं, सीरियस जवाब दें।
मैं आपके सवाल को बहुत सीरियसली सुन रहा हूं। जल्दी बोल यार, मैंने एक सवाल कराना है और क्वांटिटी नहीं ठीक है, सही कह रहा है। क्वांटिटी स्केड्यूल फिनिश गुड्स के यूनिट्स की फॉर द गुजरा हुआ महीना एक्चुअल मूवमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन। प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच पहले लिखेंगे, उसका टोटल करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि मार्जिनल का यूज हो। फिर उसमें फिक्स्ड एफओएच ऐड करेंगे, फिर टोटल करेंगे, तब ये एब्जॉर्प्शन बनेगा। इनको ऐड करके बीच में सब टोटल करना, फिर ये ऐड करके फाइनल टोटल करना, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब रही बात कि इसमें से क्या एक्चुअल है, क्या फिक्स ओएआर है, तो ये जो आपको सारे लेक्चर नोट्स लिखवाता हूं, टिप्स बताता हूं, इसीलिए बताता हूं कि याद रखें। मैंने बात बताई हुई है आपको कि ये फिगर्स एक्चुअल हैं, ये फिक्स्ड ओएआर पर यूनिट है, लिखवाया तो है। अब इसमें मैं मजीद क्या क्लियर करूं वो बताएं। नहीं, सबसे पूछ रहा हूं ना। आ रहा हूं ठीक है। इसमें पूछिए ना बेटा, मैं इसमें क्या चीज है जो आपको मजीद क्लियर करूं तो आपको याद होगी। इसमें मैंने आपको ये नोट बताया कि ये सब एक्चुअल खर्चा है, ये ओएआर है। इसकी रीजन भी बताई कि ये ओएआर का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया होता है कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट जान सकें। तो यही बात अंग्रेजी में लिखवा दी, उर्दू में, पंजाबी में, पश्तो में। इस वर्किंग वन में बताएं मजीद क्या ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए जो आपको प्रैक्टिस से समझ आएगी। हाँ जी, वो हाथ उठाना था वहां जी। हाँ जी बोलिए। वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर चले आते हैं उस पर भी। इस वर्किंग और इस वर्किंग से रिलेटेड और कोई मसाइल क्लियरिटी जिस पे चाहिए जी? हाँ, मैंने यहां पर जो डाटा लिखा है ये मैंने बजटेड डाटा लिखा है। मैं तो कह रहा हूं एक्चुअल लिखना था, यहां पे क्यों लिख दिया? क्योंकि एक्चुअल भी इस सवाल में इतना ही है, मैंने वो एक्चुअल ही यहां लिखा है। ये कैसे पता कि एक्चुअल इतना ही है? लास्ट लाइन से कि अगर एक्चुअल इनमें भी कुछ और होता तो क्यों ना बताते हो। तो ये एक्चुअल ही है जो मैंने यहां लिखा हुआ। वर्किंग 1-2 में कोई और चीज जो अभी तक कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं आ सकी। अंडर ओवर अप्लाइड हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए। कैसे कैलकुलेट करना है? अप्लाइड माइनस एक्चुअल करके कैलकुलेट करना है। अप्लाइड फिक्स्ड एफओएच का फार्मूला बदलता आ रहा है हमेशा से, ओएआर इनटू एक्चुअल बेस। चूंकि सवाल में ओएआर पर यूनिट है तो इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या है जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए प्रैक्टिस से आपको? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक्चुअल की स्पेलिंग बदलती रहेगी बार बार, हैं? बदलती रहेगी बार बार। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जहां लिखना है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही लिखना है। यहां एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लिखना है, यहां जो लिखना है वो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड यहां लिखना है, ये जो लिखना है ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स है। यहां क्या है? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लिखना है। समझ आ रही? दिस माइनस दिस करेंगे तो जो आंसर है पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो अंडर है। इनमें क्या है जो ऐसी कंफ्यूजन बाकी है, जो सब कंफ्यूजन है इसके अंदर? बताएं, पूछें क्या कंफ्यूजन? क्या कल आए थे? इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में एक लाइन लिखनी है अंडर ओवर अप्लाइड। अब ये एब्जॉर्प्शन में दोबारा बता देता हूं।
तो बेटे आगे भी ना अगले चैप्टर्स में जो चीजें होंगी सिर्फ आपके याद करने वाली, वो आपके याद करने से ही याद होंगी। तो ये आपके याद करने वाली चीज ही है। मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट डन, एब्जॉर्प्शन बनाते हैं। सेल्स लेस पूरी कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग फिनिश गुड्स गिवन है 16 लाख गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 45,000 पे, अब ये रेट लगेगा 162। 729000 22 यहां तक लिखें, फिर मैं जो कल अंडर ओवर अप्लाइड प्लस माइनस करना बताया था वो दोबारा समझा देता हूं। अभी इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ये जो 162 लिखा हुआ है इसमें 42 ये शामिल है, और अगर हम 162 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 42 भी इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर खाते, और वो जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। अभी इस वक्त इस 7290 में ये शामिल है कि ये शामिल, ये शामिल है, जबकि सही प्रॉफिट तब पता चलेगा जब ये शामिल होगा। तो अभी कम एक्सपेंस है, हमें और एक्सपेंस बनाना है, तो प्रॉफिट में से लेस कर देंगे। सिक्स टू सिक्स है एक्चुअल और बजटेड क्या? हाँ, और एक्चुअल सारे भी सुने। महीने के शुरू में प्लान किया जाता है कि इस महीने में क्या क्या होगा, ये बजट है। महीने के शुरू में सोचा था कि इतने फिक्स्ड एफओएच होंगे, ये बजटेड है। महीना गुजर गया, एक्चुअली कितने ओवरहेड्स हुए वो एक्चुअल एफओएच है। बजटेड और एक्चुअल, साल के शुरू में उस साल का प्लान कि ये होगा, ये बजट है, और जब साल एंड हो गया जो हुआ वो एक्चुअल है। अप्लाइड ये है कि जो ओएआर बनाया था अगर उतना ही सब सही रहता तो जितना काम इस महीने हुआ उसके लिए इतने ओवरहेड्स होने चाहिए थे, ये अप्लाइड है। 1650 ये हो गया एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है, लेस एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एडमिन सेलिंग दो तरह के हैं, एक वेरिएबल हैं जो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हुए हैं, और एक फिक्स्ड हैं जो गिवन है।
ये एब्जॉर्प्शन की इनकम स्टेटमेंट है। जी तो हमने इसको कर दिया ना ठीक। सवाल यह है कि इसको हम कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं। क्यों कंट्रीब्यूशन कह रहे हैं? क्योंकि कंट्रीब्यूशन होती है जिसमें से भी फिक्स खर्चा माइनस ना हुआ हो। प्रॉफिट तब होता है जब फिक्स भी माइनस हो गया हो। चलो बेशक ये माइनस हुआ तो है ना फिक्स माइनस, इसलिए इसको प्रॉफिट कहेंगे। सही नहीं हुआ, ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है एडजस्टेड कह दें, लेकिन फिक्स है ऊपर इसलिए ये प्रॉफिट कवर्ड है। रिकंसिलिएशन हाँ तो नहीं बिटा रहा मैं। वर्किंग्स नोटेड, दो सवाल सोचे थे मैंने। हैं जी रिकंसिलिएशन, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 14500, फिक्स एफओएच जो ओपनिंग में शामिल हैं, ये वो रिकंसिलिएशन है जो कल सिखाई थी। एब्जॉर्प्शन का 16 लाख, मार्जिनल का 12 लाख, ये यहाँ नजर आ रहा है। चार लाख। एब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग 1296000, मार्जिनल का क्लोजिंग 960000, 33 209, ये मार्जिनल का प्रॉफिट आ गया। और काफ़ी मेहनत से 13 नंबर हासिल हो गए। चलें एक सवाल कम सही, लेकिन मैं बात आपको पहुंचा दी कि जो फॉर्मेट के याद करने वाला काम है वो क्लास में नहीं हो सकता। और ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि बात अभी आ गई सामने। वेरिएंस पढ़ाना है मैंने और उसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे, कितने गिने नहीं मैंने कभी, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है 20-25 तो होंगे। हाँ 20-25 हैं फार्मूले। मेरा काम आपको वो फार्मूले समझाना है, याद आपने करना है। वो ट्राई करने के एतबार से करना तो मुझे फिर भी पड़ेगा ही, लेकिन वैसे हाँ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें उसमें पर यूनिट कॉस्ट में एक चीज़ बहरहाल बता देता हूँ आप लोगों में से जो अच्छे बच्चे करना चाहें वो कर लें।
और जो गंदे घटिया नलायक हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूं कि आप करना चाहें तो कर लें, मैं तो करा ही दूंगा बोर्ड पे कल। स्प्रिंग 14 क्वेश्चन 4, अगर कोई करना चाहे मैं तो कल बोर्ड पे कर दूंगा ये। स्प्रिंग 14 क्वेश्चन 4 इसी का ही है। अच्छा, मैंने ना अपनी तरफ से एक आसान क्वेश्चन चुन के इस चैप्टर को शुरू किया था। चले ठीक है जी, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है जी। यार मैंने तो सोचा था परसों खत्म कर दूंगा, अब पता नहीं। तो यही है ना, इसमें और क्या है। जी जी, बस यही है चैप्टर के अंदर। नहीं नहीं, इसका क्वेश्चन लाजमी आना है? नहीं, लाजमी नहीं है, लेकिन वेरिएंस के चैप्टर में ये मर्ज हो सकता है अक्सर, क्योंकि वेरिएंस का चैप्टर इसी से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इसको वेरिएंस से पहले पढ़ा है। वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें 20-25 फार्मूले हैं, वो आप नहीं करने हैं याद। वो तो ओवरहेड की तरह का है, वो जल्दी हो जाएगा 2-3 दिन में शायद। वो तो को खुद भी अगर करना चाहे तो आईटेम की बुक से कर ले, बहुत है। कराऊंगा मैं, वैसे कह रहा हूँ यार। यहाँ तो बड़ा ही अरसा हो गया वैसे, मुझे अब याद भी नहीं कि मैं कहाँ पहुँचा था। हाँ जी, हया पे बात हुई थी। बात ही नहीं होती है बस। मेरे ख्याल में मैंने शायद ओवरऑल एक्सप्लेन ही कर दिया था। है जी, जी बयान का बिल्कुल कहा था, और मैं करना भी चाहता हूँ, उसका मवाद भी इकट्ठा करना शुरू किया है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास की बाद हिम्मत नहीं रह रही। चलिए एक हदीस सुना रहा हूँ, तिरमिज़ी 2009। हया कहा था मैंने कि वो अंदर की एक ताकत है जो हमें दूसरों के सामने एक्सपोज होने से रोक रही है। वो एक्सपोज होना हमारी कोई खामी बुराई भी हो सकती है, या वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी की कोई चीज़ हो सकती है जब नहीं चाहते दूसरों तक एक्सपोज हो, जिसमें हमारा जिस्म भी शामिल है। इंसान की फितरत के अंदर उसका जिस्म छुपाना ही शामिल है। ये वो ताकत हया है। शैतान ने ये सारा जो काम उधर जन्नत में करवाया, उसका ऑब्जेक्टिव अल्लाह ने बताया कुरान पाक में कि उसने सब ऐसे इसलिए किया ताकि उनके फितर उन पे खुल जाएं। तो शैतान का ना ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो हया को ख़त्म करवाए। अब उसके लिए उसके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन उसका मेन फोकस हया को ख़त्म करवाना है, क्योंकि ये मैंने पहले शायद सुनाई थी बात कि जब तुम्हें हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। उसी में ही एक कॉन्टेक्स्ट में तिरमिज़ी 2009 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है और ईमान जन्नत ले जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। हया ईमान में से है और हया और ईमान जन्नत में ले जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। देखिए, अगर बेहयाई लेके ही आग में जाने वाली चीज़ है, आप इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि आपको एक रास्ते पे चलना है और जो उसका किनारा है उस किनारे से स्लिप हुए तो नीचे आग है। अब इंसानी फितरत है, उसको नज़र आ रहा है कि नीचे आग है, तो वो चलते हुए क्या करे, किनारे के नेड़े नेड़े होकर चले हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है, देखो मैं किनारे के करीब चल रहा हूँ। वो जो कॉन्फिडेंस किसी को दिखा भी अगर रहा है तो वो एक बेवकूफ़ इंसान है। अगर उसका कॉन्फिडेंस दूसरों को नज़र आ भी गया, अगर स्लिप हो गया तो गया आग में। बाकी खड़े चलो तालियां भी बजा लें बेशक कि बड़ा कॉन्फिडेंट इंसान था, आग में तो गिर गया ना। तो इसलिए हम इस दौर के अंदर बेहयाई और कॉन्फिडेंस को बड़ी अजीब तरीके से मिक्स कर बैठे हैं। कॉन्फिडेंस बेहयाई नहीं है। अगर एक खातून को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो किसी भी मुश्किल में, इवन कि अगर कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ रहा है,
अगर सड़क पे स्कूटी भी चलाना पड़ रहा है, अगर किसी वजह से किसी सरकारी दफ्तर जाना पड़ रहा है, अपने किसी मरीज को हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके जाना पड़ रहा है, अगर अपने घर के मसाइल की वजह से कमाना निकलने पड़ रहा है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि वो अपना काम पूरी तरह से सही तरह कर सके, बस ये कॉन्फिडेंस है। अगर एक शॉप पे जाकर उस शॉपकीपर से सही तरीके से बात की जा सकती है तो दैट्स इट। इस कॉन्फिडेंस के लिए 10 दुकानदारों से दोस्तियां करना नहीं रिक्वायर्ड है कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बेहयाई बढ़ेगी। तो बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।